और कोरोना के खिलाफ जंग में आरबीआई ने कमान संभाल ली है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कोरोना की दूसरी लहर से इकोनॉमी को फिर संकट में लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने इमरजेंसी हेल्थ सेवा को बूस्टर डोज दिया है। उन्होंने 50,000 करोड़ के फंड का ऐलान किया है। इसके अलावा स्मॉल फाइनेंस बैंकों के लिए 10,000 करोड़ के टीएलटीआरओ का भी ऐलान किया। Term liquidity facility of rupees 50,000 crore to ease access to emergency health services. To boost provision of immediate liquidity for ramping up COVID-related healthcare infrastructure and services in the country, an on-tap liquidity window of rupees 50,000 crores, rupees 50,000 crore with tenor of up to 3 years at the repo rate is being opened till March 31st, 2022. That is March 31st of next year. SLTRO for small finance banks, SFBs. Small finance banks have been playing a prominent role by acting as a conduit for last mile supply of credit to individuals and small businesses. To provide further support to small business units, micro and small industries and other unorganized sector entities who are adversely affected during the current wave of the pandemic, it has been decided to conduct special 3-year long-term repo operations, that is 3-year SLTRO of rupees 10,000 crore at repo rate for the small finance banks to be deployed for fresh lending of up to rupees 10 lakh per borrower. This facility will be available till 31st October 21. SFBs for on-lending to MFIs to be classified as priority sector lending. At present, as you would be aware, lending by small finance banks to microfinance institutions for on-lending is not reckoned for the purpose of priority sector lending classification. In view of the fresh challenges brought on by the pandemic and to address the emergent liquidity position of the smaller MFIs, SFBs are now being permitted to reckon fresh lending to smaller MFIs with asset size of up to rupees 500 crore for on-lending to individual borrowers as priority sector lending. This facility will be available up to 31st March 22. और कोरोना की दूसरी लहर पहले से ज्यादा खतरनाक है। इससे बचने के लिए लॉकडाउन और पाबंदियां लगाई जा रही हैं, लेकिन इसका सीधा असर होगा इकोनॉमी पर। तो क्या इकोनॉमी को फिर से चाहिए बूस्टर डोज? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 5:57 पर। और अब बात करेंगे कोरोना से जुड़ी अपडेट की। देश में कोरोना के कुल मामले 2 करोड़ के पार पहुंच गए हैं और बीते 24 घंटों में 3,82,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। यह आंकड़ा अमेरिका में संक्रमितों के जो संख्या रही है उससे 9 गुना ज्यादा है। 3700 मरीजों की जान भी कोरोना की वजह से गई है। इस बीच ऑक्सीजन की कमी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से सरकार को दिया गया नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि ऑक्सीजन की कमी से जानें गई हैं और केंद्र से इससे ठीक करने का उपाय पूछा है। कोविड से जुड़ी पूरी डिटेल्स आपको हम बताएंगे। हमारी रिपोर्टर टीम मौजूद है। दिल्ली से दीपाली नंदा है, मुंबई से सिल्की सिंह है, असीम मनचंदा हमें बताएंगे क्या सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, और साथ ही उत्तर प्रदेश से पूरा ब्यौरा देने के लिए अलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन पहले चलते हैं दीपाली के पास। दीपाली, एक बार फिर से 3 दिन के कुछ राहत भरे नंबर्स के बाद अब जो नए मरीजों की संख्या है वो एक बार फिर से बढ़ गई है। क्या है ओवरऑल अपडेट? जो आपने सही कहा कि अगर हम पिछले 3 दिन से देख रहे थे तो राहत इस बात की थी कि नंबर्स में स्टेबिलिटी दिखाई दे रही थी, लेकिन पिछले 24 घंटे की बात करें तो एक बार फिर से तेजी रोजाना आ रहे नए मामलों में देखने को मिली है। 3,82,000 से ज्यादा नए मरीज देश भर में मिले हैं और इसके अलावा मृतकों की संख्या भी काफी तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 3700 से ज्यादा लोगों की जान एक दिन में कोरोना की वजह से गई है। मैं बता दूं, अगर हम मोर्टेलिटी की बात करें तो अब भारत दुनिया में चौथा देश बन गया है जहां पर काफी
काफी तेजी से लोगों की मृत्यु कोरोना की वजह से हो रही है। वहीं बढ़ते हुए नंबर्स की बात करें तो जो आंकड़ा पिछले 24 घंटे में सामने आया है जो कि 3,82,000 का है, वो अमेरिका जहां पर हमने देखा था कि काफी तेजी से संक्रमण फैल रहा है उससे भी 9 गुना ज्यादा है। तो चिंता की बात अब भी यही है कि दूसरी लहर के तहत जो संक्रमण है वो काफी तेजी से बढ़ता हुआ आगे दिखाई दे रहा है। वही रिकवरी रेट की बात करें तो रिकवरी रेट 86% के आसपास पहुंच गया है। इसके अलावा जो बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लगातार हम देख रहे हैं, कोर्ट में भी मामले की सुनवाई हो रही है। ऑक्सीजन की किल्लत को किस तरह से दूर किया जाए, राजधानी दिल्ली में सबसे बड़ा संकट है ऑक्सीजन किल्लत का। इसी बीच आज एक अच्छी खबर यह है कि दिल्ली के एम्स और राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में हाई फ्लो ऑक्सीजन प्लांट्स की शुरुआत की गई है। जल्द ही इस प्लांट से जो कोविड हॉस्पिटल है दिल्ली एनसीआर के, वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। मैं आपको बता दूं ये दोनों प्लांट्स की शुरुआत पीएम केयर फंड से की गई है। वहीं इसके अलावा राजधानी दिल्ली में सरकार ने भी कई तरह के तरीके अपनाए हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार लगातार केंद्र पर इस बात का आरोप लगा रही है कि जितनी रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की उतनी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में जो नए कदम उठाए गए हैं दिल्ली सरकार की तरफ से वो ये है कि एक तो ऑटो एम्बुलेंस की शुरुआत आज दिल्ली सरकार ने की है। 100 से 150 ऑटो चालक हैं जिनके ऑटोज को एम्बुलेंस में बदला गया है, जिनका इस्तेमाल कोविड पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाने के लिए या फिर ऑक्सीजन की सप्लाई देने के लिए किया जाएगा। साथ ही साथ जितने भी डीटीसी के बड़े डिपो हैं वहां पर भी ऑक्सीजन स्टोरेज की व्यवस्था की जा रही है। वहां से लोग अपना खाली सिलेंडर ले जाकर रिफिल करा सकते हैं। तो कोशिश यही की जा रही है कि राजधानी दिल्ली में जो ऑक्सीजन का संकट है इसे जल्द से जल्द दूर किया जा सके। ठीक है, अब सिल्की के पास चलते हैं। सिल्की, ओवरऑल महाराष्ट्र और मुंबई से क्या अपडेट है? मेरी पिछले 24 घंटे में 51,800 से ज्यादा नए कोरोना के मामले रिपोर्ट हुए हैं। वहीं 890 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है राज्य में। यहाँ पर रिकवरी रेट जो है वो 85% के आसपास है। और अगर मुंबई की बात कर लें तो मुंबई में फिलहाल 2,500 से ज्यादा नए कोरोना के मामले सामने आए हैं और 62 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। फिलहाल मुंबई में जो स्थिति है उसे भी ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि टेस्टिंग यहाँ पर कम हो रही है। 23,000 25,000 के बीच में जो टेस्टिंग है उस पे ये आंकड़े आ रहे हैं, तो यहाँ स्थिति खराब दिख रही है। लेकिन पूरे राज्य के लिए कल हेल्थ मिनिस्टर ने कहा था कि 27% से जो पॉजिटिविटी रेट कुछ दिनों पहले 27% पे थी वो 22% तक आ गई है। तो राज्य के लिए ये राहत की खबर है। हालांकि नंबर्स कुछ इसी तरह के अगर अगले दिनों तक रिफ्लेक्ट होते रहेंगे तभी इस बात की पुष्टि की जा सकती है कि हालात यहाँ पर सुधर रहे हैं। जहां तक बात कर लें वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीनेशन की भी स्थिति काफी प्रभावित है। कई सारे ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं है और रजिस्टर्ड लोगों का ही वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इस पूरी स्थिति का जायजा लेने के लिए आज मुख्यमंत्री 3:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें मराठा आरक्षण और कहीं उसका इम्पैक्ट जो है वो किसी तरह से प्रदर्शन पर ना देखे, इस बात पर चर्चा होगी। और साथ में कोरोना की स्थिति क्या है उसका भी जायजा लेंगे और उसके बाद फिर 5 बजे मुख्यमंत्री फेसबुक के माध्यम से लोगों से संवाद भी करने वाले हैं। ठीक है, तो इस पर नजरें रहेंगी जो सिल्की ने अपडेट दी। लेकिन इधर ऑक्सीजन मिसमैनेजमेंट का जो मामला है वो आज सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से अवमानना के नोटिस को चैलेंज किया था केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे ही मामले को लेकर, डिटेल समझ लेते हैं असीम मनचंदा से। असीम, बताइए, ये पूरा ऑक्सीजन विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट का क्या तर्क है इस पर? देखिए, जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने केंद्र सरकार को निर्देश दिए थे कि आप 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो दिल्ली को करे। उसको लेकर के जो दिल्ली हाई कोर्ट है ये सप्लाई जो है वो नहीं हो पाई, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को कंटेम्प्ट नोटिस जो है वो जारी किया। इस नोटिस के खिलाफ केंद्र सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में जो पहुंची, तो सुप्रीम कोर्ट में आज सारे इस मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना था कि जब फिलहाल अधिकारी जो है इसको लेकर के काम जो है वो कर रहे हैं, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट का केस किया जाए या फिर उनको जेल भेजा जाए, तो इससे कोई फायदा जो है वो नहीं होगा। हाँ, केंद्र सरकार को इसको लेकर के ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। केंद्र सरकार से पूछा है कि आप बताइए कि आप सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या जो है वो कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार को साफ साफ निर्देश
निर्देश जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिए कि आप गुरुवार तक 750 मैट्रिक टन जिस तरह की दिल्ली की डिमांड है उसको उस ऑक्सीजन की सप्लाई जो कराई जाए। हालांकि केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया। केंद्र सरकार का कहना था कि इतनी डिमांड जो है वो नहीं है। जो दिल्ली को ऑक्सीजन मिल रही है उसको ऑडिट जो है वो कराना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस बात को दरकिनार जो है वो नहीं कर सकते कि ऑक्सीजन की कमी से जाने जो है वो जा रही है, तो ऐसे में केंद्र सरकार को कदम जो उठाने होंगे। तो अब केंद्र सरकार जो है गुरुवार को इस पूरे मामले के अपडेट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगा कि कितनी ऑक्सीजन जो है वो सब केंद्र सरकार दिल्ली को सप्लाई कराने की तैयारी जो है वो कर रही है। इसके अलावा सीम, कोरोना में ऑक्सीजन के खराब मिसमैनेजमेंट पर देश की अदालतें रोज कुछ ना कुछ संज्ञान ले रही हैं। कल ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इस मामले की बेहद सख्त टिप्पणी की थी। वहां पर कोर्ट ने क्या कहा था? जी, सही कहा आपने। बहुत सारी अदालतें जो है इस ऑक्सीजन की सप्लाई मैनेजमेंट को लेकर के टिप्पणियां जो है वो कर रही हैं। खासतौर पे कि आज कर्नाटक हाई कोर्ट में भी इसमें सुनवाई जो है वो हुई। कल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इसको लेकर के खास बड़ी टिप्पणी जो है वो की। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये कहना था कि जिस तरह से ये ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो रोकी जा रही है और किसी तरह से नरसंहार से कम जो है वो नहीं है, तो जो राज्य सरकारें हैं वो सुनिश्चित करें कि लोगों को ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो मिले। खासतौर पे कि कई जो उत्तर प्रदेश है उसके कई जिलों के अंदर से ऐसी घटनाएं जो आ रही हैं, ऑक्सीजन की कमी से मौत होने की खबरें जो है सामने आ रही हैं। तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने उत्तर प्रदेश सरकार से साफ कहा कि आप इस पूरे मामले की समीक्षा जो है वो कीजिए और सुनिश्चित कीजिए कि लोगों को तय समय पर ऑक्सीजन जो है वो मिले। ठीक है, तो ये है पूरा अपडेट। इधर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। अब 10 मई यानी सोमवार सुबह 7 बजे तक पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लागू रहेगा। पहले गुरुवार यानी 6 मई सुबह 7 बजे तक पाबंदी लगाई गई थी। सरकार का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान मिली छूट सशर्त जारी रहेगी। और हमारे साथ अलाउद्दीन अयूब मौजूद हैं डिटेल्स के साथ। बताइए अयूब, और क्या डिटेल्स हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में हालात बहुत बेहतर नहीं कहे जा सकते हैं और सरकार को शायद इसीलिए लगातार स्टेप बाय स्टेप में ही सही लेकिन लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ाना पड़ रहा है। गुरुवार की जो समय सीमा थी अब वो सोमवार तक बढ़ाई गई है। अधिकारियों का मानना है कि ये समय सीमा अभी आगे और बढ़ाई जाएगी। जी, चलिए अयूब से बातचीत करेंगे। उनका आउटपुट ठीक नहीं आ रहा था, लेकिन हाँ, जो अपडेट वो बता रहे थे उसके मुताबिक 10 मई तक अब जो लॉकडाउन है वो जारी रहेगा। पहले 6 मई तक ये लॉकडाउन लगाया गया था, यानी कल सुबह ये लॉकडाउन खुलना था। और वैक्सीन को लेकर भी कुछ अपडेट वहां से आई है और राज्य सरकार ने ये कहा है उत्तर प्रदेश की कि 4 करोड़ वैक्सीन वो खरीदेंगी। और वैक्सीन के लिए राज्य सरकार ने ग्लोबल टेंडर जारी किया है। तो जो लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके थ्रू 4 करोड़ डोजेस जो है कोविड-19 वैक्सीन की वो प्रोक्योर करेगी। और जो टेंडर है वो सरकार ने जारी किया है इससे जुड़ा हुआ। तो ये अपडेट उत्तर प्रदेश से फिलहाल आते हुए। अयूब हमारे साथ वापस कनेक्टेड है। बताइए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर क्या है ओवरऑल अपडेट? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समेत पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं वहां पर लॉकडाउन सोमवार तक बढ़ाया गया है। और अभी भी अधिकारी मान रहे हैं कि ये लॉकडाउन आगे आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह के हालात बने हैं उसमें कहीं ना कहीं से लगातार कोविड पेशेंटों की तादाद बढ़ रही है। और सबसे खास बात यह है कि अब लगातार उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में यानी रूरल इलाकों में कोविड के पेशेंटों की तादाद बढ़ रही है। और कोई ऐसा जिला और कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पर संख्या कम होती हुई दिखाई दे रही है। और खास बात है क्योंकि उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव हुए थे और पंचायत में चुनाव के चलते 2 तारीख से लेकर के 3 तारीख तक रिजल्ट आया है। ऐसे में कोविड प्रोटोकॉलों का जबरदस्त तरीके से कई जगहों पर उल्लंघन हुआ था। तो और सरकार का ये मानना है कि शहरी इलाकों से अगर ये ग्रामीण क्षेत्र में ये पूरा का पूरा कोविड फैलता है तो ऐसे में कंट्रोल करने की क्षमता बहुत ज्यादा प्रभावित होगी, क्योंकि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार के पास अभी मौजूद नहीं है। इतनी भारी तादाद में लोगों को, इतनी भारी जनसंख्या में चीजों को बेहतर बनाया जा सके, क्योंकि सरकार शहरों में तो टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट का काम कर रही थी। हालांकि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में पूरा का पूरा प्रकोप बढ़ता है तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के सामने आगे आने वाला करीब 1 से 1.5 महीने का वक्त बहुत ज्यादा चैलेंजिंग इसलिए रहने वाला है क्योंकि जिस तरह से हालात बने हैं खासतौर से ग्रामीण और गांव के क्षेत्र में और खासतौर से पंचायत चुनाव के बाद वो काफी सरकार के लिए चैलेंजिंग होने वाले हैं। हालांकि सरकार ने एक बड़े स्तर पर
आज से गांव में भी टेस्टिंग का काम शुरू किया है। लेकिन ये बात आप मानकर चलिए कि मैन पावर की कमी कहीं ना कहीं से ग्रामीण इलाकों में, गांव के इलाकों में दिखाई दे रही है। अस्पतालों में उस सुविधाओं का न मिल पाना भी लोगों की समस्या बनी हुई है। हालांकि राजधानी लखनऊ की बात करें तो डीआरडीओ के जरिए से निर्मित एक 500 बेड का डेडिकेटेड हॉस्पिटल आज जनता को समर्पित किया गया है। उस अस्पताल उसमें 150 बेड आईसीयू वेंटिलेटर के भी हैं, जिसमें लोग भर्ती हो पाएंगे इलाज के लिए। लेकिन एक बड़ी समस्या अभी भी राजधानी लखनऊ से उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में ऑक्सीजन की बनी हुई है। अभी उसकी आपूर्ति निर्बाध रूप से नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में एक बड़ा चैलेंज, जो कि 70 से 75% की आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश की रहती है, वहां माना जा रहा है। तो ऐसे में अधिकारियों की पेशानी पर अभी बल है, अभी वो चिंता की लकीरें हैं, और कम से कम 1.5 महीना का जो वक्त है आने वाले दिनों में, वो बड़ा चैलेंजिंग होने वाला है। बिल्कुल, हालात तो चैलेंजिंग बने हुए हैं ही। वैक्सीन की कमी को लेकर भी चिंताएं काफी बढ़ी हुई हैं। शुक्रिया अलाउद्दीन आपका ये पूरी अपडेट देने के लिए। असीम आपका भी शुक्रिया। दीपाली और सिल्की हमारे साथ बनी रहेंगी, क्योंकि अब बात करेंगे वैक्सीन की। कोरोना से जंग में हमारी खास मुहिम संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ। और वैक्सीनेशन की रफ्तार अभी भी धीमी है, स्पेशली 18 से 44 साल की उम्र के लिए जब से वैक्सीनेशन खोला गया है तब से ये कमी देखने को मिल रही है। क्या अपडेट है ओवरऑल, ये पूछ लेते हैं दीपाली और सिल्की से। पहले दीपाली आप बताइए, क्या अपडेट है वैक्सीनेशन को लेकर? देखिए, फिलहाल अगर ओवरऑल नंबर की बात की जाए तो 16 करोड़ से ज्यादा लोगों को देश भर में वैक्सीन दी गई है। और अगर तीसरे चरण की बात की जाए, जिसके तहत 18 से 44 साल के व्यक्तियों को वैक्सीन दी जा रही है, तो अब तक 6.25 लाख से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन तीसरे चरण के तहत हासिल की है। ओवरऑल देखा जाए तो पूरे देश भर में फिलहाल रफ्तार सुस्त ही दिखाई दे रही है। खासतौर पर जो थर्ड फेज है, इसके लिए ज्यादातर राज्यों में ज्यादातर वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पाई है। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि अभी भी जो राज्य सरकारें हैं उनके पास सफिशिएंट स्टॉक मौजूद है वैक्सीन का, और जल्द ही 38 लाख के करीब नई डोजेस राज्य सरकारों को मुहैया कराई जाएंगी। इसी बीच एक और हमें जो जानकारी मिल रही है सूत्रों से कि जल्द ही जाइडस कैडिला भी अपनी कोरोना वैक्सीन के लिए इमरजेंसी यूसेज ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई कर सकती है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक जल्द होने वाली है, और उसमें हमें सूत्र बता रहे हैं कि जो एप्लीकेशन जाइडस कैडिला की तरफ से सरकार को सौंपी गई है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को सौंपी गई है, उस पर भी विचार किया जा सकता है। तो अगर ये स्वीकृति मिलती है तो जल्द ही हम देखेंगे जाइडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन मार्केट में आएगी। जो कंपनी की तरफ से टारगेट रखा गया है वो शुरुआत में 10 मिलियन डोजेस का रखा गया है, जिसे बढ़ाकर अगले 3 से 4 महीनों में 20 मिलियन डोजेस तक किया जाएगा। लेकिन ये सब कुछ इससे पहले निर्भर करता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी जाइडस कैडिला की वैक्सीन को मंजूरी देती है या नहीं। ठीक है, सिल्की आप बताइए, महाराष्ट्र और मुंबई से क्या अपडेट है वैक्सीनेशन को लेकर? जी देखिए, वैक्सीनेशन, जैसे मैंने पहले भी बताया कि वैक्सीनेशन पूरे ही राज्य में प्रभावित है। और अगर खास तौर से मुंबई की बात करूं तो मुंबई में पिछले जो 4 दिन है, यानी फ्राइडे से मंडे तक वैक्सीनेशन कंप्लीटली बंद था। और इसके बाद मंगलवार को जब वैक्सीन की नई जो फ्रेश स्टॉक है वो आई, उसके बाद से वैक्सीनेशन दोबारा शुरू किया गया। 45 प्लस लोगों का वैक्सीनेशन दोबारा शुरू किया गया। मंगलवार को यानी कि कल रात को कुछ फ्रेश डोजेस मिली हैं बीएमसी को वैक्सीन की, जो कि 1 लाख डोजेस है। और उसके बाद से अभी वैक्सीनेशन फिलहाल अलग अलग सेंटर्स में चलाई जा रही है, जिसमें 45 प्लस लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। वहीं अगर बात कर ले 18 से 44 एज ग्रुप के लोगों की, तो वो केवल 5 सेंटर्स में मुंबई में है, और इसी तरह से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी केवल 5-5 सेंटर्स अलॉटेड हैं जहां पर वैक्सीनेशन इस एज ग्रुप का किया जा रहा है। कुल मिलाकर 18 से 44 साल के लिए जो 2 लाख डोजेस केंद्र सरकार की तरफ से मिली थी, अभी तक उसका ही प्रयोग किया जा रहा है। और चाहे वो 45 साल के ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन हो या फिर 18 से 44 साल के एज ग्रुप का वैक्सीनेशन हो, वैक्सीन तभी मिल रही है जब आप कोविन ऐप पर जाके खुद को रजिस्टर कर रहे हैं। तो काफी जगह पर लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वॉक-इन्स को फिलहाल जो वैक्सीनेशन देने पर मनाही है, उसकी वजह से लोग जो हैं बहुत सारे सेंटर्स पे जा तो रहे हैं लेकिन निराश लौट रहे हैं।
जी ठीक है, शुक्रिया दीपाली और सिल्की, आप दोनों का ही वैक्सीन से जुड़ी पूरी अपडेट देने के लिए। और नेटवर्क 18 यही चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 वैक्सीन मिले। फेडरल बैंक और नेटवर्क 18 मिलकर लाए हैं एक खास पहल संजीवनी और शॉर्ट ऑफ लाइफ। इसको सपोर्ट कीजिए और जागरूकता बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। किसी भी हेल्थ एक्सपर्ट के सपोर्ट पाने के लिए या फिर दूसरी जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.moneycontrol.com/sanjeevani पर। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्कूल अपनी फीस घटाएं। स्कूल बंद रहने से जो फिक्स चार्जेस बच रहे हैं, कम से कम उतनी राहत जरूर दें। आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, शाम 5:27 पर। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। और कोरोना से जंग में रिलायंस इंडस्ट्रीज लगातार बड़ी पहल कर रही है। आज रिलायंस फाउंडेशन ने जामनगर में अपने नए कोविड सेंटर हॉस्पिटल का लोकार्पण किया। ये वर्चुअल लोकार्पण हुआ है। इसमें गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के धनराज नथवानी, सांसद पूनम मॉडम और कलेक्टर और साथ ही महापौर शामिल हुए इस लोकार्पण में। और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रसार करने वाले इस्कॉन ने कोरोना के मुश्किल वक्त में मदद का बड़ा हाथ बढ़ाया है। संस्थान ने दिल्ली के द्वारका इलाके में 200 बेड वाले कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की है। यहां पर आने वाले मरीजों का निःशुल्क उपचार किया जाएगा। मरीजों के लिए ऑक्सीजन भी निःशुल्क रहेगी। संस्था के इस काम का बीड़ा उठाया है इस्कॉन से जुड़े हुए जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर और बड़े बिजनेस के फाउंडर विवेक बिंद्रा ने। इस्कॉन बड़ा बिजनेस ने और इस्कॉन संस्थान ने मिल करके यहाँ रिक्वेस्ट किया लोकल प्रशासन को कि अगर कॉलेज का हॉस्टल खाली है तो हॉस्टल के कमरे हमको दे दिए जाएं। तो इसी हॉस्टल के कमरों में हमने फटाफट तुरंत 200 बेड की सुविधा कर दी है। और 200 बेड के लिए हमने चाइना से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और लगभग 200 कॉन्सेंट्रेटर के अलावा 75-80 सिलेंडर, और इसके अलावा हमने कई फाउंडर से बात करके दवाइयों का अरेंजमेंट किया, फिर मेडिकल फैसिलिटी का अरेंजमेंट किया, डॉक्टर्स का अरेंजमेंट किया, हॉस्पिटल मैनेजमेंट कंपनी बुलाई, उनसे हमने डॉक्टर्स का अरेंजमेंट किया, पैथोलॉजी लैब के लिए कंपनी बुलाई, उनके साथ रेट तय किया। क्योंकि मुद्दा ये था कि ये सारी सेवा आज किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए गरीब आदमी तो उसका लाखों रुपया लग जाता है। और अब बात करते हैं मार्केट अपडेट की। आरबीआई के बूस्टर डोज से बाजार में रौनक देखने को मिली। निफ्टी 121 पॉइंट चढ़कर 14,618 पर बंद हुआ। सेंसेक्स 424 अंकों की बढ़त के साथ 48,670 के स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी बैंक में निचले स्तरों से 800 अंकों की रिकवरी दिखी और ओवरऑल 500 अंकों के से ज्यादा की बढ़त के साथ हुआ है बंद। और आज के सेशन में बैंकिंग, मेटल, आईटी स्टॉक्स में सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। और इसी के साथ आवाज समाचार में इतना ही। लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।